हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड जस्ट एग्जाम्पल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर रेगुलर सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी को लेकर आते हैं और उन सभी क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका जो है वो सीटेट में आया हुआ है और इसमें आपसे ये कहा गया है कि 603 का जो एक तिहाई है वो 67 का कितना परसेंट होगा। 67 का कितना परसेंट होगा दोस्तों, और आप लोग भी सॉल्व करिएगा साथ साथ में और बताइएगा कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 603 लिखा हुआ है, उस 603 का एक तिहाई। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करा करिएगा और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक तिहाई जो है वो 67 का कितना परसेंट हुआ, तो एक्स परसेंट हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि 67 का एक्स परसेंट है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आपको मिलेगा कि 103 का एक तिहाई का मीनिंग यानी कि 1/3 इसका पार्ट निकालेंगे और इंटू एक्स अपॉन 100 और इंटू 67। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हुआ, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आपका 3 बन जा 3। ठीक है, 201 आया और इस 201 की मल्टीप्लाई जब 100 से कराएंगे और आपको डिवाइड करना है 67 से, तो यहाँ पे जो x आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। x यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 67 से डिवाइड करें 201 के लिए कितना टाइम होगा। आपका जो टाइम जाएगा वो आपका त्रीजा टाइम जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 67 त्रीजा आपका जो होगा वो 3 7 जा 21 से 6 जा 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, यानी 67 बन जा 67 6 त्रीजा होता है 201। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होके आएगी दोस्त, आपकी 300 आएगी गाइज। ठीक है, क्या आएगी 300 आएगी। तो इसका जो एक्स परसेंट लिखा हुआ था ना, हमने एक्स परसेंट अज्यूम किया था, तो ये आपका 300% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा, वो 300% होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसे भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपका सीटेट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आप सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करो और बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई एक मिश्रण है और जो मिश्रण है वो आपका दूध और पानी का है। 30 लीटर जो पानी है, ठीक है, 30 लीटर का कोई मिश्रण है, सपोज डेट कि 30 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, ठीक है, दूध पानी का जो अनुपात है वो आपको गिवन है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात आपको मालूम है कि 7:3 है। आपका जो टोटल मिश्रण है यानी कि कुल मिश्रण है वो आपका 30 लीटर का है दोस्तों। ये दूध की जो मात्रा हो जाएगी, दूध की अगर मात्रा देखेंगे तो मात्रा होगी कितनी हो जाएगी, तो दूध की जो मात्रा होगी दोस्त वो आपकी हो जाएगी कि यहाँ पे दूध कितना है, दूध आपका 7 है। ठीक है, उस 7 में यानी कि टोटल कितने में से इन दो इनका जो सम होगा यानी कि होगा कुल योग होगा वो 7+3 होगा। 7+3 का मीनिंग आपका कितना हो जाएगा, 7+3 का 10 बनेगा। तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये आपका टोटल रेशियो इसका सम आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो 10 में से 7 जो क्वांटिटी है वो दूध की मात्रा है, तो 7/10 हो जाएगा। और टोटल जो आपका मिश्रण है वो आपका 30 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी दूध की जो मात्रा है वो कितनी है 21 है। समझ रहे हो, 21 लीटर आपका दूध है इसमें, 21 लीटर आपका दूध है। और आपके पानी की जो मात्रा होगी इसमें, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की जो मात्रा होगी दोस्त वो पानी की मात्रा बन जाएगी आपकी कि पानी की मात्रा यानी कि 3 है। ठीक है, और 3 टोटल आपका कितना है 10 है और इंटू 30। अगर हम लोग 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 9 लीटर क्या जब बन जाएगा, ये आपका पानी की मात्रा बन जाएगी। अगर इसका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो आपका रेशियो जो फाइंड आउट होगा वो कितना ही रेशियो फाइंड आउट होगा दोस्तों, तो 21:9 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका जो इस मिश्रण में यानी कि जो मिश्रण है
इसमें पानी की मात्रा और बनाने मिलाया जाए तो पानी सपोज करो कि x लीटर आपने पानी इसमें इंक्रीज कर दिया, x लीटर पानी और मिलाया, ठीक है, और मिलाया x लीटर पानी आपने और मिलाया, तो यहाँ पे पानी की जो मात्रा बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पहले जो बॉटल था वो कितना था आपका, पहले बॉटल था दोस्तों वो आपका 9 लीटर था, 9 में आपने x लीटर और पानी मिला दिया तो टोटल पानी कितना हो गया, 9 प्लस x हो गया। और पहले दूध जो था, यानी कि पहले जो दूध था वो आपका 21 था, ठीक है, 21 में बढ़ने की जो मात्रा बढ़ के कितनी होगी, 9 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो आपका 3:7 हो जाता है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21/7 और इज इक्वल टू आपका 9 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, किससे कराएंगे, 3 से कराएंगे, 9 3 आपका 27 हो जाएगा और यहाँ पे 3x आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 21 × 7 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और यहाँ पे आपका माइनस करोगे 27 और इज इक्वल टू 3x ऑफ 10 होगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑफ 10 हो जाएगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो 40 आएगी, तो इसका मीनिंग ये होगा कि 40 लीटर आपने क्या करा होगा, इसमें वाटर मिलाया होगा, तो 40 लीटर वाटर मिलाने से अब जो मिश्रण का आपका अनुपात है दूध और पानी का वो 3:7 हो जाएगा, तो इसका मीनिंग सही आंसर यहाँ पे जो दोस्त होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर किया करो और जो भी आंसर आए उसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करके दिखाया करो। अब जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, इसमें देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कहा गया है इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक कोई आयताकार प्लॉट है, उस प्लॉट की लंबाई है और परिमाप का अनुपात गिवन है, ठीक है, प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का बीच में आपको रेशियो बताना है कि दोस्तों रेशियो कितना होगा। अगर आपको रेशियो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो लंबाई है और जो परिमाप है उसके बीच में यानी कि अनुपात गिवन है, यानी परिमाप को हम लोगों ने पी अजूम कर लिया और अनुपात जो है वो आपका 1/3 है, ठीक है, 1:3 है। तो हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई और जो ब्रेथ है उसके बीच में अनुपात क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको मालूम है कि इसकी जो लंबाई है वो एल अजूम की आपने, ये अजूम करा। आपको मालूम है कि पेरीमीटर जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका मीनिंग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो परिमाप है दोस्तों वो होता है 2l+b, 2l+b ये परिमाप होता है। इसका रेशियो आपको गिवन है तो रेशियो को वी कैन राइट आल्सो 1/3, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा दोस्तों, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3l बन जाएगा और इधर साइड आपका 2l+2b आ जाएगा, और यहाँ पे इधर सॉल्व करोगे तो 3l में से 2l माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2b आएगा, l इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो यहाँ पे l इधर साइड b लेकर आओगे तो l/b की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी, मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि l रेशियो जो b की वैल्यू होगी रेशियो 1 होगी, मीन्स पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो सही आंसर है वो आपका 2:1 है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, आप भी अपने आप तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोगों की प्रैक्टिस हो सके, और अपने चैनल को शेयर भी करिए जिससे कि आप लोगों को रेगुलर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अन्य जो साथीगण हैं उनको भी यहाँ पे फ्री में क्लास प्रोवाइड कराई जाती है तो वो भी आसानी से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पर है, इसे आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक्स इकाई सात त्रिभुज का जो आयतन है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भुजा एक्स इकाई के साथ में वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोज करो कि ये कोई ट्रायंगल है
और इस ट्रेंगल की जो भुजा एक्स है, ठीक है, इस ट्रेंगल की जो भुजा एक्स है और इसका जो आधार है, ठीक है, आधार एक्स की इकाई के साथ भुजा का जो क्षेत्रफल है और एक्स भुजा का कोई एक आपका वर्ग है, ठीक है, सपोज करो कि ये कोई वर्ग है और उस वर्ग की जो भुजा है वो एक्स है, ठीक है, इस वर्ग की भुजा भी एक्स है और एक्स आधार का कोई एक ट्रेंगल है और उस पे जो एल्टीट्यूड है यानी कि शीर्ष लंब है वो आपका, ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये एडी है आपका और यहाँ पे ये बीसी हम लोगों ने पॉइंट अज्यूम कर लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। दोनों का जो एरिया है, अगर हम लोग इसका ट्रायंगल का एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो 2 इंटू बेस, बेस आपका यहाँ पे क्या है एक्स है दोस्तों, जिस इस एक्स के करिस्पॉन्डिंग जो आपकी एल्टीट्यूड होगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड हम लोगों ने यहाँ पे एच हाइट इसकी अज्यूम कर ली तो यहाँ पे एच हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, भुजा इंटू भुजा यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आपको मालूम है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, बराबर है, ठीक है, तो बराबर है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग क्या कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर बना एक्स इंटू एच, ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो h अपॉन 2 यानी कि ये आ जाएगी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें शीर्षलंब की माप याद करनी है, तो शीर्षलंब आपका हो जाएगा वो x साइड का डबल हो जाएगा यानी 2x इकाई हो जाएगा, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका कौन सा सही होगा, तो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, उसे ध्यान से रीड करिए और बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके टू ट्रेंगल आपको गिवन है, वो भी कनेक्टेड दिए हुए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पे कोई एक दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, सेकंड त्रिभुज आपका टी क्यू आर है, उसमें पी क्यू टी आर के इक्वल है, पी आर जो है वो टी क्यू के इक्वल है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है, देखो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि एक यहाँ पे पी क्यू जो है, ठीक है, पी क्यू ये टी आर के इक्वल है, ऐसा हमसे कहा गया है कि पी क्यू जो है वो टी आर के इक्वल है और आपको फिर इसके बाद आगे डिफाइन करना है कि आपको टी आर जो है वो टी क्यू के इक्वल है और यहाँ पे एक चीज कंडीशन और भी गिवन है कि ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल दिखाए जा रहे हैं, आपको ये भी बताना है आपकी कंडीशंस के लिए ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा पार्ट, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, कि ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन से होगा या फिर बी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा या फिर सी ऑप्शन से करेक्ट होगा या फिर डी होगा, ठीक है, प्रयास करिए। देखो पी क्यू यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू टी आर जो है वो तो आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है, ये तो दिया है, ये तो चीज आपको दी हुई है, फिर इसके बाद आपसे ये कहा गया है कि ना पी आर जो है पी आर वो है वो भी आपको दिया हुआ है कि टी क्यू इक्वल है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो क्यू आर है ये जो साइड होगी, ठीक है, अगर हम लोग इस यहाँ पे बात करेंगे कौन से ट्रेंगल की बात करेंगे, यहाँ पे पी ओ क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर और यहाँ पे आपका एंड किसकी बात करोगे, ट्रेंगल टी आर की होगी, यानी कि थर्ड वाले ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इस वाली साइड जो होगी वो आपके इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ये गिवन है, और पी आर जो है वो आपके किसके इक्वल है, वो टी क्यू के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो ये जैसी कंडीशन यानी कि जिस हिसाब से पॉइंट यहाँ पे लिए जा रहे होंगे उसी हिसाब से इस वाले ट्रेंगल में भी दिया जाए
वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि पी आर जो है यानी बीच वाले पॉइंट को छोड़ा, फिर टी क्यू के इक्वल है, यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग का पी क्यू है वो टी आर के इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्यू आर है, वो आपका इक्वल आ रहा है दोस्तों, वो क्यू आर के इक्वल आ रहा है, ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन हो गया तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल की अगर आप थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा देते हो कि ये पार्ट आपके इक्वल होते हैं, तो वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू आर जो होगा वो इज कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम ट्रायंगल टी आर क्यू। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी जो बनेगी वो आपकी एस ए एस की बनेगी दोस्तों, कि इसकी बनेगी। और यहाँ पे बाकी बची हुई पार्ट आप सीपीसीटी इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मीनिंग ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हमें तीन कंडीशन यहाँ से फाइनल हो गई, और वो तीन कंडीशन आपकी बिल्कुल गिवन है। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना कि ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ट्रायंगल आपकी यही गिवन होंगे, लेकिन आपको ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब दिखने चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे आर क्यू आपका आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका इक्वल नहीं है, हम लोग ये पार्ट नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि कि आगे पीछे वर्टिसेस हो जाए उससे भी आपकी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है, ऐसा आपको बताया गया, यानी कि सी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से समझिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि मैंने जो संख्या है वो 11 से 199 तक लिखी है, तो मैंने कितनी संख्या बार दो लिखा है, मैंने कितनी बार दो लिखा है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी बार दो लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको बताना है कि 38 बार दो लिखा गया है, या 39 बार दो लिखा गया है, या फिर आपका 36 बार दो लिखा गया है। फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। जैसे अगर हम लोग 11 की बात करते हैं, तो 11 से अगर हम लोग 20 के बीच में देखें, आपका जो दो है वो कितनी बार लिखा जाता है, वो दो बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है, दो बार लिखा जाता है। अगर हम लोग 21 से 30 के बीच में बात करते हैं, तो आपका जो दो है वो आपका कितनी बार लिखा जाएगा, 10 बार लिखा जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 10 बार लिखा जाएगा। हम लोग यहाँ पे 30 तक की बात, तो आपका जो दो है आपका एक बार लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। इसी टाइप से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, 40 से 50 में आपका जो है वो एक बार लिखा जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपका एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक बार दो लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार दो लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आपका 60 से 70 या 71 से 80 या तक से 90 91 से 100 के बिटवीन आपका बार लिखा जाएगा। और 101 से लेकर 110 तक भी आपका एक बार लिखा जाएगा, सॉरी। ठीक है, इन सब में एक एक बार आएगा। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है 1 ठीक है, 111 से 120 तक वो लिखा जाएगा, बार लिखा जाएगा। यहाँ तक बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। ये लोग आप लोग समझ जाइएगा। फिर इसके बाद देखिए पे आपको लिखना है। फिर ये नेक्स्ट टाइम आपका चलेगा, वो चलेगा, नेक्स्ट बार आएगा आपका, फिर सारे बार यहाँ 1 बार आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 बार आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो चलेगा, फिर इसके बाद देखिए, एक मिनट, यहाँ पे 121 से लेकर 130 के बीच में आपका कितना मिलेगा, 10 बार मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 10 बार मिलेगा। फिर यानी कि 1 बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा 199 तक। ठीक है, 199 तक 1 बार मिलेगा, कितने से लेकर, 131 से लेकर। ठीक है, 1 बार मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 1 बार आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको ऐड करते हैं ना टोटल, ये कितनी बनेगी,
आपके टोटल ऐड करोगे इन सबको तो आपका बनेगा जाके 39 बार। ठीक है, 39 बार बनेगा जाके, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 एक 13, 14, 15, ठीक है, 70 तक आपका 16, ठीक है, 16 और 80 तक आपका हो जाएगा 17, फिर आपका 90 तक 18 और 18 फिर 100 तक आपका बनेगा जाके 19 और फिर 110 तक बनेगा आपका जाके 20, 20 के बाद ये सारे ऐड करोगे ना तो टोटल आपका जो बनेगा कुल आपका 39 बार आ रहा होगा। ठीक है, 39 बार आ रहा होगा, तो इसका मतलब 39 बार आपका सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक फलों की जो बड़ी टोकरी में 3 संतरे और 2 सेब और 5 केले हैं। आपको बताना है कि इनमें से यदि एक फल यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो उसकी संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने गिवन है, इनमें बताइएगा सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फलों की जो टोकरी में है वो आपके संतरे कितने हैं। यहाँ पे कोई एक टोकरी है, सपोज दैट ये टोकरी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज का जो नंबर है वो 3 है, और यहाँ पे एप्पल का जो नंबर है वो आपके, और बनाना जो है वो आपके कितने है, 5 है। ठीक है, ये बनाना है तो कुल फल आपके कितने हो जाएंगे दोस्त, कुल जो फलों की संख्या हो जाएगी वो आपके कुल हो जाएंगे 3 2 5 5 10, यानी कि 10 आपके टोटल फल हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रायिकता कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अबिस्ट प्रोबेबिलिटी जो होगी एक संख्या होने, यानी कि आपसे ये कहा गया है कि एक संख्या या फिर एक केले होने की प्रोबेबिलिटी बताने की, केले होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे एक संख्या होने की जो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो आपको देखने की एक संख्या होने की और आपको एक केला होने की क्या होगी। तो जब भी आपका या वर्ड लगा हुआ होगा यहाँ पे दोस्तों, तो हम लोग प्लस करते हैं, ये चीज नहीं होगा। तो यहाँ पे अबिस्ट अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे एक संतरे की बात हो रही है, एक पहले एक संतरे की बात करें। एक संतरा, तीन में से एक संतरा आपको सेलेक्ट करना है, तीन में से एक संतरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग तीन में से अगर आपका इसमें इसमें तो आपका बिल्कुल सेलेक्ट किया ही नहीं है, बनाना जो है तो आपने 0 लिया है, ठीक है, तो उनमें से सेलेक्ट किया नहीं है, एक संतरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपका जो एप्पल है, एप्पल में से आपने एक भी सेलेक्ट नहीं करा, फिर सेलेक्ट कितने में करना है, 10 में से करना है, और 10 में से एक आपने संतरा सेलेक्ट करा। या फिर ऐसा करो कि प्लस करा, या के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, या फिर ऐसा करो कि हम लोग यहाँ पे एक केला ले ले रहे हैं, तो केला यहाँ पे केला सेलेक्ट करोगे तो 3C0 और इंटू यानी कि आपका 5, 5 में से एक केला आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और बाकी यानी कि आपका 2C0 और अपॉन 10C1, ठीक है। तो इस टाइप से राइट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे कि देखो सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा दोस्तों, और इंटू यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल और नीचे आपका 0 और यहाँ पे 5 इंटू यानी कि यहाँ पर भी आपका 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, और फिर आपका जो बनेगा वो आपका 2 फैक्टोरियल बनेगा, तो इधर तो आपका 1 बन गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सोल्व करो तो 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपको मालूम है कि जो एनसीआर होता है, जैसे अगर एनसीआर जो होता है उसे हम लोग ओपन करते हैं तो इस टाइप से ओपन करते हैं कि आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इस टाइप से ओपन करते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ओपन करा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका इसी टाइप से 5 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और इंटू आपका 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। तो ये तो आपका कट होके यहाँ पे ये तो बन आ जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा ही बना मिलेगा आपको, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, ये कट हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल जो होगा नीचे 2 फैक्टोरियल से आपका कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, भी 1 आ रहा है दोस्तों।
तब भी आपको 1 मिलेगा क्योंकि 10 बाहर आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल बचेगा, 9 फैक्टोरियल कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा। और इसी टाइप से सोल्व करेंगे साइड, यहाँ पे भी आपका बनाएगा और आपको इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, यही मिलेगा। फिर यहाँ पे भी आपका यहाँ पर भी आपको कितना आएगा, 1 मिलेगा, सही है दोस्तों, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 मिलेगा और इधर साइड आपको जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, ठीक है। और इंटू 1 अब यहाँ पे आपको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और यहाँ पे सोल्व करोगे तो 3 अपॉन 10 और प्लस 5 अपॉन 10, ठीक है। तो ये आपका आएगा और इसमें जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 5 और 3 आपका 1 हो जाएगा और अपॉन में 10, और यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर जो बनेगा वो 4 अपॉन 5 बनेगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर आएगा वो 4 अपॉन 5 यानी कि सी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। तो अगर आपको एक सत्रह या फिर एक के लिए कहीं कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा कि जब यह वर्ड आए तो आपको प्लस लगाना है, अगर यहाँ पे और वर्ड आए तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इंटू लगाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जब भी यहाँ पे कई सारी चीज़ हुई हो और फिर सेलेक्ट करने की बात की जा रही हो तो आप लोग इसी टाइप से आपसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन से आप करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे ध्यान से रीड करिए, बताइएगा कि इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा कि सही करेक्ट आंसर कौन सा है। पे आपसे आपके सामने ऑप्शन भी गिवन है कि एक कोई शिक्षिका है, वो निम्नलिखित ट्रायंगल यानी कि एबीसी बनाती है और उस एबीसी ट्रायंगल में एक राजन है ये तर्क कर एबीसी जो ट्रायंगल है सही तरीके से नहीं बनाया गया, उसे बनाने का सही तरीका है क्या है, ठीक है। राजन की गलत धारणा क्या है, इसलिए क्योंकि वह लेखक अक्षमता डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है यानी कि उसे बनाना नहीं आता, या फिर उसे विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है, या फिर वो ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है, और या उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह के त्रिभुज बनाया होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे जैसे बात हो रही है कि एक कोई समय है कि एक शिक्षिका त्रिभुज बनाती है, उसने त्रिभुज बना दिया लेकिन ये तर्क ये निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज एबीसी सही तरीके से नहीं बनाया गया, यानी कि ये त्रिभुज जो है वो सही तरीके से नहीं बनाया गया है, इसे बनाने का सही तरीका ये है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गलत धारणा क्या होती है कि वो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है। तो अगर कोई बच्चा जैसे नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब कि वो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रस्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अगर इस तरीके से बना देता है, अगर कोई इस तरीके से बना देता है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होगा दोस्तों। अगर उसमें जो विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है और या फिर उसमें ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है, या शिक्षक ने हमेशा इसी तरह के त्रिभुज बनाए होंगे, इसी तरह के त्रिभुज बनाए होंगे तो वो उसकी बात वो भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है ऐसा भी हम लोग नहीं कहेंगे, तो कभी भी हम लोग बच्चे के प्रति गलत नहीं सोचेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो विश्लेषणात्मक क्षमता वाला होगा, क्योंकि उसे एनालिसिस नहीं है उसके अंदर, ठीक है, वो एनालिसिस नहीं किया होगा उस बच्चे ने, ठीक है। तो त्रिभुज में किसी भी एक कोण को 90 डिग्री लेने पर ये जरूरी नहीं कि ये आधार पर ही कम डालकर 90 डिग्री का कोण कि बच्चा विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है उसके अंदर, वो विश्लेषण नहीं कर सकता, कि कोई जरूरी नहीं है कि मतलब बच्चे ने अगर इस टाइप से सबको बनाया तो क्या वो इस तरीके से समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता, ठीक है, उस तरीके से भी समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसे ध्यान से समझिए और करने का प्रयास करिए।
जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक संकेतन दिया हुआ है, वो संकेतन में ये कहा गया है कि ये जो है संकेतन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a+4 को। और जो संकेतन b है वो कोई किसी आकार का हो तो वो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मालूम है कि ये त्रिभुज के अंदर आपका 3 लिखा हुआ है, 3 में 4 ऐड करोगे तो त्रिभुज के अंदर कुछ भी लिखा हुआ उसमें 4 ऐड करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऊपर से क्या लगा हुआ है, ऊपर से आपका लगा हुआ है कि स्क्वायर। स्क्वायर अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो तो उस नंबर को क्या राइट कर लेते हैं, स्क्वायर राइट करोगे, ठीक है। फिर प्लस त्रिभुज के अंदर लिखा हुआ है 2+4 माइनस अंदर 4 स्क्वायर बना हुआ है 4 किया। फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे कितना 4। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर इसके बाद देखो 4+3 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और प्लस 4 तो 6 हो जाएगा, और माइनस का 4 चौक 16 हो जाएगा, और प्लस का 4। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा 55, और माइनस का 16 और प्लस 4 आपका 20 हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पे आपका जो सही करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो आपका आंसर आएगा 35। ठीक है, 35 इज द करेक्ट आंसर, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये भी सी टेट में आया हुआ काफी फेमस क्वेश्चन है, जो 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन करे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे भी आप लोग रीड करिए। ये भी पेडोलॉजी यानी कि टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि एक कोई अंकुर है, ठीक है, एक कोई अंकुर है, और वो उस अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों को आधारित शब्दों में दी हुई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को इसकी रिपोर्ट टिप्पणी देखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो परीक्षा में रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस पर आधारित जितने सारे यानी कि प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स में वो 0 मार्क्स लेकर आता है। लोग ये शिक्षक क्या मतलब शिक्षक क्या जानता है कि वो 0 मार्क्स क्यों ला पाता है, कि वो अ, हल उसके जो होते हैं समीकरण को हल को आसानी से कर लेता है। बड़ी प्रॉब्लम को शब्दों वाली प्रॉब्लम को नहीं कर पाता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो प्रश्न की जो भाषा है उसको समझने में कठिनाई होती है। लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का जो है वो तो कौशल उसके पास तो अवेलेबल है, बट वो उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देख लेते हो सकता है इससे अच्छा आगे मिल जाए। तो देखो अंकुर में एकाग्रता की कमी है, ऐसा तो नहीं कह सकते एकाग्रता की कमी, बट आप वर्ड है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल निगेटिव वर्ड है दोस्तों, तो इसको हम इसकी वजह से उसमें जगह है और इस टाइप के वर्ड आपके यूज नहीं होते। तो अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है, ये भी आपकी बात रॉन्ग है। ठीक है, तो अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझने में नहीं आती, तो ये भी हम लोग नहीं, उसके जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह नहीं समझ पाता है, ये हम लोग नहीं कह सकते। वो आसानी से सही तरीके से हल कर लेता है, बट शब्दों वाली प्रॉब्लम को हल नहीं। उसका भी यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि वो प्रश्न की भाषा को समझने से कठिनाई होती है, ना कि समीकरणों को हल करने में, क्योंकि समीकरण को हल करने का जो कौशल है उसके पास अवेलेबल है। इसका मतलब वो शब्दों को समझने में उसे कठिनाई होती है, यानी कि बच्चे में जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो बिल्कुल ए होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये कहा गया है कि प्रेक्षणों यानी कि प्रेक्षण लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर गिवन है, और इन नंबर को माध्यांक और बहुलक आपको अपरास ज्ञात करनी है। अगर सबसे पहले माध्यांक ज्ञात करने होगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे, ठीक है, फिर उससे बड़ा नोट करेंगे, उससे बड़ा आपका 8 है। 8 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 बार 8 ऐड 9 करा, 9 आपका 3 टाइम किया, ठीक है, 9 किया। फिर इसके बाद आपने 14 राइट करा। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इस टाइप से राइट करा। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके क्या 8 है,
यहाँ पे जो 8 है वो आपकी एक सम संख्या है दोस्तों। अगर आपको माध्यिका ज्ञात करने का जो मैंने क्या कहा था कि जितने नंबर आप हाइड करो, ठीक है, जितने नंबर आप लेफ्ट साइड से हाइड करोगे उतने ही नंबर आप राइट साइड से हाइड करोगे। और बीच में अगर आपकी संख्या सम है तो बीच के 2 नंबर आप बचा लो और उन दोनों नंबर का आप सम करो। और सम करने पे यानी कि 2 से डिवाइड, आंसर वही आएगा जो आप फार्मूला यूज करके करोगे। ठीक है, फार्मूले से आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, तो इस टाइप से करने की प्रयास करिए। क्योंकि यहाँ पे 9+8 करोगे तो 17 आएगा, 17 को 2 से डिवाइड तो आपका आएगा 2, यहाँ पे 2 से 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8.5 आया। अगर हम लोग ढोलक की बात करें तो यहाँ पे जो ढोलक होगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे 9 जो है वो आपका 3 बार आ रहा है, इसका मतलब ढोलक यहाँ हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 9 की है। तो यहाँ इसके बाद जो परास की बात आती है, परास आप मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है, आपका यहाँ पे पास आ जाएगा, यानी कि रेंज आ जाएगी दोस्तों। आपको क्या करना है कि माध्य कैलकुलेट करना है, तो माध्य कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसका मतलब सभी नंबरों की सभी चीज़ ऐड कर लो, यानी बहुलक की वैल्यू और परास की वैल्यू को ऐड करो और भाग कर दो, बाद क्या आ जाएगा, आपको मालूम है कि 8 8 16 16 और 9 आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 25.5 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे आपका बनेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, डिवाइड करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो आप डिवाइड करके देखिए करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 अट्ठे 24, 3 पत्ते 15, यानी 8.5 आंसर आएगा। इसका सही करेक्ट आंसर जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये भी एक टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की कक्षा लेनी चाहिए, या समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने के बल पर बल देना चाहिए, या अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि वर्ग पहली, क्रॉसवर्ड पजल्स, या फिर हिस्सा यानी कि पहली आग बनाना या हल करना। ये इनमें से 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। आप लोग बताइएगा कि इसमें कि अर्थ समझने में कठिनाई होती है, कि विद्यार्थी शब्दावली और उसे अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उसकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे पहले हम लोग उन उन पॉइंट्स को यानी कि उन ऑप्शंस को निगलेक्ट करेंगे जो बिल्कुल बच्चे के सकारात्मक नहीं, उन अर्थ को दर्शाते हैं, तो चीज़ों को नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग ये वाला जो टर्म है ये बिल्कुल नकारात्मक है, रटने की बात की नहीं। रटने वाला जो वर्ड होता है ना वो एक नकारात्मक रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब जब जोर देगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसा करो सी ऑप्शन से आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या गया है कि टोटल भाषा है, परिभाषा जैसा ये आपका शायद की बात नहीं हो, उसमें परिभाषा भी बच्चों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा पे होनी नहीं चाहिए थी, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन इससे आगे देख ले रहा हूँ कि यहाँ पे आगे लिखा कि अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि वर्ग से पहले या क्रॉसवर्ड पजल्स, या जिससे पहले बाद अपना, ये आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो सही होगा, क्योंकि समझने में अगर उसे कठिनाई हो रही है अर्थ को शब्दावली के, ठीक है, तो उसे आवश्यक है कि अधिक से अधिक वर्ग फैली या वजन जी सा पहले आप समझ बनाए, उससे संबंधित समस्याओं को हल करवाए, तभी बच्चा और से सीख पाएगा। यानी कि डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये बात आप लोग समझ में आई होगी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन है दोस्तों, और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए।
जैसा कि आपके स्क्रीन पर गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का जेड स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको बताना है कि एक सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट होके आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके फैक्टर सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, क्योंकि टू वाई जेड लिखा हुआ है ना, तो इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा वाई स्क्वायर इसका जेड स्क्वायर माइनस का टू वाई जेड। ये तो आपने अलग राइट करा, फिर इसके बाद प्लस का एक्स और प्लस का वाई, इसको थोड़ा सा इधर साइड राइट करा, और यहाँ पे क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर राइट कर सकते हो, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये आपने राइट करा। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लोगों को एक फार्मूला आपने यहाँ पे यूज करोगे, आइडेंटिटी आपने मानोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करोगे, ए माइनस बी वाई प्लस जेड। ठीक है, एक तो आपने ये राइट करा, दूसरा आप यहाँ पे ये राइट करोगे प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर ये जो टर्म है आपका, ये टर्म आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोस्तों, अगर इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेने के बाद फिर आपका जो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस का वन बचेगा। यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा, एक फैक्टर आप बताने की बात हो रही है, एक फैक्टर आपका जो आ रहा है वो वाला मैच हो रहा है दोस्तों, देखिएगा सही से कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन, यानी कि डी ऑप्शन से आप बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन से आप बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये वो को सब रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, और उन दो धनात्मक एक्स और वाई है, मैथ क्रमानुपाती है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि यदि एक्स में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो वाई में कमी होगी, तो कितनी कमी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताना है, तो यहाँ वाई में आपको वाई में कमी फाइंड आउट करनी है कि वाई में कितने परसेंट की कमी होगी, आपको वाई में प्रतिशत कमी करनी है, तो उसके लिए जो फार्मूला आप यूज करोगे, फार्मूला आपको मालूम है कि करो, आप जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है, आपका जैसे ये है, ये एक्स जो है, एक्स में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक्स कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें आप 10% की वृद्धि हो रही है, तो एक्स प्लस 10 करा, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करा दिया 100%, यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है, एक्स प्लस 100 करा। ठीक है, तो ये आपका जो आ रहा है, तो यहाँ पे आपका नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जितनी परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि ए, यहाँ पे ए परसेंट की नंबर है आपका, वो नंबर ए अजूम कर लिया। ठीक है, और उस ए अजूम कर लेने पे आपको है यहाँ पे ए परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी कि जितने परसेंट की वृद्धि हो रही होगी वो नंबर आपने ले लिया कि ए नंबर है, उसमें ए नंबर में आपका ए परसेंट, यानी कि ए प्लस 100 राइट करोगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो उसे प्रतिशत कभी आ जाएगी, तो यहाँ पे ए कितना है 10 है, और यहाँ पे 10 प्लस 100 राइट करोगे, और 100 यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 अपॉन 100, 10 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगर करोगे 100/11 परसेंट का साइन यूज करोगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 100/11, यानी कि सही ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे भी करेक्ट होगा दोस्तों, समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना दो संख्या, ठीक है, एक्स एंड वाई पैथ्रोनुपाती है, एक दूसरे की अपोजिट है, तो यदि पैथ्रोनुपाती का मीनिंग हुआ कि एक्स बढ़ रहा होगा कि वाई कम हो रहा होगा, वाई बढ़ रहा होगा तो एक्स कम हो रहा है, तो यहाँ पे 10% की एक्स में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जितनी परसेंट की वृद्धि होगी उसमें वाई में क्या होगी, कमी होगी, तो यानी एक्स में वृद्धि हो रही है तो वाई में कमी हो रही है,
यही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मैथ प्रॉब्लम आती है। इसी का जो फार्मूला होगा, अगर सपोज जितने परसेंट की आपकी गलती हो रही होगी, उसी नंबर को आप न्यूमरेटर में तो उसी नंबर में 100 ऐड कर देते हैं, तो उसमें प्रतिशत का भी वैल्यू आ जाती है कि तुम प्रतिशत कभी फाइंड आउट करते हो, इसी टाइप से फाइंड आउट करोगे दोस्तों। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो है अभी ए बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ इस क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के लिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिए गए आलेख के अनुसार, यानी कि जो आलेख दिया हुआ है, इनमें दो ऑटो सेल्स को बदलाव में सबसे अधिक था। ठीक है, सबसे अधिक आपको बदलाव देखना है कि किस सबसे अधिक बदलाव था, ये आपको बताइए। तो आप फिर बात करो अप्रैल मई की, तो अप्रैल मई आपका था से लेकर, जैसे अप्रैल आप मई मई महीना ये रहा, इसमें बदलाव देखो अप्रैल से मई के बीच में देखोगे 7.75 है, 4.75, और इसमें 3.75 है। तो इतना बदलाव हुआ, तो बदलाव पे देखो ये आपका आएगा 10 लाख, यानी कि 10 लाख है। 10 लाख ये आपसे बताया गया है। आपका यहाँ पे 1 बचा, तो 1 की से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 10 आ जाएगा। तो 10 लाख आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात की मई और देंगे, तो बात करो मई जो बदलाव देखने को मिलेगा आपका, देखिए मई भी कितना है, ये आपका मई में, मई में जून भी आपका 4.25 है। 5 में से पॉइंट करोगे, तो यहाँ पे आपको करोगे टाइम मिलेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे आपको जो मिलेगा 5 लाख मिलेगा। कितना? 5 लाख, 5 लाख नहीं भाव देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद है कि जनवरी में कितना है, देखना है। जनवरी में जो बदला आपका 3.75 है, और फरवरी में जो है वो 3.50 है, 3.50 का फिर आपको 25 मिल रहा है दोस्तों। कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2.5, यानी कि लाख। ठीक है, 2.5 लाख का आपको बदलाव देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात मार्च की, फरवरी और मार्च की बात करेंगे, तो फरवरी में देखोगे, फरवरी और मार्च में देखो, फरवरी में कितना है, फरवरी में आपका 3.5 है। ठीक है, और इसमें आपका जो है मार्च में वो 2.5 है, तो इसमें माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपका 10 से मल्टीप्लाई 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख आया यहाँ पे। ठीक है, फरवरी और मार्च में, 1 मिनट, फरवरी और मार्च में ये आपका 4.25 है दोस्तों। ठीक है, 25 है, इसको माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपका 0 पॉइंट आपका 0 पॉइंट यहाँ पे ये करोगे, तो आपका ये 0 पॉइंट नहीं बनेगा, माइनस करोगे तो आपका बनेगा से। ठीक है, 0 पॉइंट करके आएगा 0.7, 0.75 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 0.75, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे कम अधिक बदलाव किसमें हुआ, 7.5 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। तो सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो आपको किसमें देखने को मिला, अप्रैल और मई मंथ में देखने को मिला। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आज का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।